नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। राजभवन और उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर आजम खां के बीच फिर तलवारें खिंच गई हैं। आजम खां ने सदन के भीतर ये आरोप लगाया है कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट महापौरों को संरक्षण देते हैं और शायद इसीलिए जो नगर निकाय संशोधन के 2 बिल हैं वो राजभवन में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। आजम खां इस मसले को लेकर बेहद नाराज हैं और सदन में उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। राजभवन ने आजम खां के बयान का संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश में असेंबली के स्पीकर माता प्रसाद पांडे को पत्र भेजकर राज्यपाल ने बयान की सीडी मंगाई है, जो भाषण आजम खां ने राज्यपाल के खिलाफ सदन में दिया है। आजम खां कोई पहली बार राज्यपालों के खिलाफ हमला नहीं करते हैं। बहुत पहले से आजम खां की रणनीति का ये हिस्सा रहा है कि वो राज्यपालों पर सीधा हमला करते हैं। जो समाजवादी पार्टी के करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा वो मुलायम सिंह यादव के इशारे पर करते हैं। राज्यपाल की संस्था पर हमला करना आजम खां की फितरत और उनकी आदत में शामिल है, चाहे वो टीवी राजेश्वर रहे हों या फिर अब। देखने वाली बात है कि राम नाईक आजम खां लगातार उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब से 8-10 बार ऐसा वाकया पेश आया है कि जब उनके खिलाफ बयान दिया गया, राजभवन जांच कराता है, चिट्ठियां मंगवाता है, सीडी मंगवाता है, पेपर कटिंग मंगवाता है, चैनलों पर चल रही खबरों को संज्ञान लेता है, लेकिन आजम खां के खिलाफ कोई कार्रवाई का साहस राज्यपाल राम नाईक नहीं जुटा पाते हैं। तो कब तक ये राजभवन और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के बीच एक खींचतान चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी खास विषय पर मैंने आज चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पूर्व विधि सलाहकार और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आर.ए. उस्मानी। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। आईपी सिंह, क्या मैं मान लूं कि राजभवन जानबूझकर सरकार के साथ ऐसे कुछ टकराव का रास्ता अपनाता है कि आजम खां को इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़े? आजम का गुस्सा इसलिए थोड़ा सा जायज दिख रहा है क्योंकि लगातार नगर निकाय के 2 संशोधन बिल राजभवन में पेंडिंग है, तो गुस्सा तो जायज है। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं राजभवन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो कुछ लेख अखबारों में छपते हैं, जो खबरें अखबारों में छपती हैं, जो विजुअल मीडिया में तमाम न्यूज चैनलों पर जो खबरें बनती हैं, वो निश्चित रूप से उससे चिंता होना लाजमी है। सवाल ये खड़ा होता है कि मियां आजम खान लगातार विवादों में और विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। और मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब श्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने कहा 302 का मुजरिम गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने आ गया है। इस प्रकार की भाषा वो प्रयोग किया उन्होंने। और यहां तक कारगिल का भी एक बयान मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कहा कि अग्रिम पंक्ति में सेना के हिंदू लोग नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे विवादित बयान लगातार आजम खान देते रहे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो ये अहम बात है कि 73वां और 74वां संशोधन, ये 2 ऐसे बिल हैं जो लोकसभा में पास हो चुका और राज्यों के मेरा ये आपसे सीधा प्रश्न है, जिससे 1 मिनट सवाल ले लीजिए कि अगर ये संशोधन पारित हो जाते हैं तो जिन मेयरों ने या जिन महापौरों ने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आप क्यों इसको रोकना चाहते हैं? आपके राज्यपाल की मंशा क्या है? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। मैं आपको बता दूं कि मेयर लखनऊ के हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। 5 लाख रुपए की अनुमति इस सरकार ने मेयरों को और नगर पालिका अध्यक्षों को 2 लाख की अनुमति नहीं सरकार को दे रखा है कि ये मेयर काम कर सके। इनके सारे अधिकार इनके मुख्य नगर अधिकारी, नगर पालिका अधिकारियों के हाथ में सीमित है। एक आदेश बता दें कि जो मेयर के कहने पर 10 लाख रुपए का काम आजम खान ने किया हो, लेकिन एक एजेंसी है CNDS जो नगर विकास के अंतर्गत आती है। और जाइए आप जो प्लीज वेट करिए, विश्वविद्यालय बनाए 8% खुला,
खुला कमीशनबाजी आजम खान के मुहकमे में होती है सीएनडीएफ ओके, और चंद्रभूषण पांडे जी, ऑल राइट, प्लीज वेट। चंद्रभूषण पांडे जी, ये राजभवन की जो गरिमा है और एक राज्य के मंत्रिपरिषद के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का जो उसके प्रति बयान है, एक तो मुझे ये बताइए कि ये गरिमा दिनों दिन गिरती जा रही है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है या इंटेंशनल है ये, और इस पर होना क्या चाहिए? मैं समझता हूं कि एक तो आजम खान जी लगता है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो विधायिका है उस विधायिका में सिर्फ विधानसभा नहीं होता है। विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी तीनों निहित होते हैं। तो अगर आप किसी विधायक कोई एक विधायक, और वो जो बोल रहे हैं वो एक विधायक की हैसियत से बोल रहे हैं, अब वो विधायिका का जब राज्यपाल खुद ही एक अंग है तो आपको तीनों की गरिमा मेंटेन करना चाहिए। अगर आप किसी बिल पे कह रहे हैं, कोई राज्यपाल के किसी एक्शन पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर नहीं बोला उन्होंने, राज्यपाल के उस बिल के पर उन्होंने दस्तखत नहीं की, इस पर आजम खान साहब बोल रहे हैं कि साहब इन्होंने ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई विधायिका के अंतर्गत कोई नियम हो, व्यवस्था हो, उसके सहारा लेके आप राज्यपाल पर कहिए कि ये आप संविधान के दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बिल रोक देने से उनके बिल खिलाफ रोक हमला तो देने नहीं से बनता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है इनको बचाना चाहते हैं? ये तो एक बड़ा सीरियस तो चार्ज हर है। बार ये अपमान क्यों झेल लेता है राजभवन? और ये सीरियस चार्ज है। मैं तो कहता हूं कि ये तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई तो पहले सबसे पहले कि इनके ही खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए आजम खान के साथ, कि आजम खान के साथ विधायिका के अपमान करने के खिलाफ लिए इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन कोई न कोई चलाना चाहिए। अब राज्यपाल ने मंगाया है इनके रिपोर्ट, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो मैं समझता क्या हूं कार्रवाई कि कर सकते हैं? वो गवर्नर को लिखेंगे, स्पीकर को लिखेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए इनके खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन ले आइए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। विधानसभा खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए इस मामले में। जो राज्यपाल तो चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे तो अलग बात है, लेकिन वो स्पीकर को भी ले सकते हैं कि इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन का कार्रवाई करिए, तभी ये ठीक होगा। स्पीकर बाध्य होंगे? स्पीकर को बात होना चाहिए। अब राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल मैसेज दे सकते हैं। आपको पता है राज्यपाल को यह अधिकार है संविधान में कि कोई भी मैसेज विधानसभा को दे सकते हैं, और मैसेज अगर राज्यपाल विधानसभा को या किसी भी हाउस को देते हैं तो वो मैसेज पढ़ा जाएगा और इस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अशोक सिंह, क्या ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है, नूरा कुश्ती है? नहीं, बड़ा सवाल ब्रजेश जी है कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा, उत्तर प्रदेश का कद्दावर कैबिनेट मंत्री कहता है कि मुझे राज्यपाल से जान का खतरा है। कारगिल पर मुस्लिम नौजवानों ने फतेह की थी। महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। लगातार मुलायम सिंह यादव जिस पार्टी के मुखिया हैं वो सुन रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, मगर महामहिम राज्यपाल संवैधानिक दर्जा होता है। इस तरह की बातें अगर कोई कैबिनेट मंत्री कहता है तो सबसे पहले उस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, और जिस कैबिनेट में वो मंत्री हैं उस मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि गरिमा कैसे रखी। सवाल इस बात का है कि लगातार आजम खान साहब महिलाओं के बारे में टिप्पणी की, लगा इस तरह की टिप्पणी अपने आप को कि नाम नहीं, बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा। तो आखिर कौन की किसकी सह पर इस तरह के, कभी जौहर विश्वविद्यालय को अगर रोक लिया जाता है तो उस राज्यपाल के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है, कभी कहते हैं मुझे जान का खतरा है। तो सवाल इस बात का है ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्या मुलायम सिंह यादव, क्या अखिलेश यादव जी की सह पर यह हो रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों की नूरा। आरिफ उस्मानी, ऑल राइट, आरिफ उस्मानी, आरोप है कि आजम खान के जितने भी विवादित बोल हैं, जो भी उनके इस तरह के कटाक्ष और अपमानजनक बयान खासतौर पर गवर्नर और राजभवन के खिलाफ होते हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती है और वो दिलवाते हैं बयान। आपकी सरकार जानबूझकर राजभवन के गरिमा पर चोट कराती है ताकि वो डिफेंसिव हो जाए। नहीं ब्रजेश जी, ऐसी बात नहीं है। माननीय आजम खान जो हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक। यहाँ ईमानदारी और भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है, आचरण की चर्चा है। बहुत ही पुराने सीनियर मेंबर हैं, लगातार जीत के आ रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनकी ये मंशा कतई नहीं है, उनकी मंशा ये नहीं, उनकी मंशा ये है कि स्वच्छ प्रशासन हो, ईमानदारी से काम हो। उनका चरित्र ईमानदारी का है। आप देख लीजिए, उनका बिल्कुल पूरा जीवन जो है, दर्शन जो पूरा है उनका ईमानदारी का है। उनकी मंशा कहीं से नहीं है कि किसी को अपमानित करने की या किसी के खिलाफ टिप्पणी करने की। उनकी मंशा ये है कि जो विधेयक है वो पारित हो जाए, वो वहां से दस्तखत होकर आ जाए, और जो ईमानदारी से नगरों का विकास होना चाहिए वो हो। ये है उनकी मंशा, और इसमें कहीं से भी नेताजी का या मुख्यमंत्री जी का कोई वो नहीं है। और वो ऐसे विवादित बयानों से बच भी तो सकते हैं। गवर्नर के इंस्टीट्यूट पर इस तरह अटैक करना क्या ठीक बात है?
नहीं, उनकी मंशा ये नहीं रही होगी ब्रजेश जी, उनकी मंशा ये नहीं रही है। उनकी मंशा ये है कि जैसे कोई विधेयक है तो उसको एक समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। आईपी सिंह जी जी। आरोप है कि राज्यपाल राम नाईक ओवर एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा फील्ड में भी रहते हैं और चुनी हुई सरकारों के कामकाज करना उन्होंने मुहाल कर रखा है। लगातार जिस तरह से वो एक्टिव हैं फील्ड में, राज्यपाल से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है और ये आरोप है कि एक चुनी हुई सरकार को राज्यपाल ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार वो अटैक कर रहे हैं, लगातार मेरा सवाल का जवाब दे देते फिर अपनी बात कहते तो अच्छा लगता है। पहुंचा रहे हैं प्लीज। और रही राजभवन की गरिमा की बात, तो राज्यपाल अखिलेश यादव को ठीक से काम नहीं करने दे रहे चाहे हैं। टीबी राजेश्वर की मामला हो, चाहे बीएल जोशी का मामला हो, उनके समय भी जब माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर राजभवन के ऊपर लगातार इस प्रकार की बातें मियां आजम खान कहते रहे और लगातार उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया। क्या अकेले मंत्री भारत में है? आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और माननीय राज्यपाल को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें जिसने अमन चैन उत्तर प्रदेश का छीन लिया है, जो दंगेबाज हो, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। अमन चैन तो छोड़ दीजिए, अभी राज्यपाल अपनी गरिमा बचा लें पहले। जाति और मजहब के आधार पर कोई मंत्री बयान नहीं दे सकता है, लेकिन लगातार मजहब को लेकर देश को यूएनओ में ले जाने की बात भी आजम खान ने खड़ी की थी, जो संवैधानिक संकट उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। मजहब की बात जो है, मजहब की बात बीजेपी के नेता करें, साध्वी जी करें, शास्त्री महाराज करें, योगी आदित्यनाथ करें, मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाने की बात करें, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करें, तो कोई बात नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस्मानी प्लीज। मुख्यमंत्री और श्री मुलायम सिंह ऐसे बिगड़ैल मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? चंद्रभूषण पांडे जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आजम खां पर तो मैंने आपके विचार जाने, लेकिन आप बताइए कि क्या किसी गवर्नर का इतना एक्टिव रहना और चुनी हुई सरकारों के कामकाज पर लगातार हस्तक्षेप करना, बिल रोक देना, अपॉइंटमेंट्स रोक देना, अपने हिसाब से फैसले करना, मनोनयन रोक देना, रोज जिलों में जाना, दौरा करना, ये क्या किसी ओवर एक्टिव राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि कोई गवर्नर इस तरह का आचरण करे? इसमें दो राय नहीं है कि आजम खान जी बार पूरे स्टेटमेंट देते रहते हैं, अंडरस्टैंड स्टेटमेंट। मैं कहूँगा उसको अंडरस्टैंड स्टेटमेंट, जिसका कहीं ऐसा तो नहीं कि राम नाईक अपने पद की गरिमा खुद नहीं ठीक रख रहे हैं? कोई रेलेवेंस नहीं होता है इनके बयान का। लेकिन एक बात देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। संविधान के हिसाब से असेंबली बिल पास करती है, राज्यपाल को जाता है। राज्यपाल के सामने जो विकल्प हैं, राज्यपाल को विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि मनमानी उनको करना चाहिए। विकल्प हैं कि उनको हस्ताक्षर करके वापस कर दीजिए, आपको कुछ समय चाहिए थोड़ा तो उसको लीगल एग्जामिनेशन की, तो थोड़ा लीगल एग्जामिनेशन करिए, अगर राष्ट्रपति को भेजना हो तो राष्ट्रपति को भेजिए। पेंडिंग करने के बजाय निर्णय लीजिए। ये नहीं चाहिए कि, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है ना। अगर जब गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट बिना इसके विधायक कानून नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट चल रही है, गलत और सही उसके लिए कोर्ट तय करेगी कि आपने कानून गलत बनाया, सही बनाया। अगर ये क्या ऐसा है कि अखिलेश यादव को काम नहीं करने दे रहे हैं राम नाईक? अगर ये काम तो करने दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा इसमें कोई न कोई राज्यपाल भी अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को कोई न कोई मुश्किलात आए। लेकिन ये मुश्किलात आना ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं ठीक है। सबके अपने अपने पावर्स हैं, सबके। आप तो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, ऐसा करके वो बीजेपी को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान? लेकिन ये जो काम ऐसा करके वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं कि नुकसान? फायदा तो अलग बात है, लेकिन ये जो विधेयक है ये एक अलग बात है। ये दूसरे इशू में बता रहा हूँ, ये जो विधेयक भेजा गया है दस्तखत के लिए, बिल्कुल गलत विधेयक है। किसी जो टेन्योर है उसका 5 साल, आप क्यों हटाना चाहते हैं उसको? इनका वही जो प्रधानी वाला चुनाव में हुआ था कि पहले आपने उसको सबको हटा दिया। इसका हटाने का मतलब है कि जब 6 महीना इलेक्शन भरा गया है तो मेयर को हटा के चाहते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे और फिर चुनाव कराए। तो ये नीयत जो तो सरकार की बहुत गलत है। तो इसमें अगर राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में वो अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं, बिल पर नहीं दस्तखत कर रहे तो कोई बहुत डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं जा रहा। एक तरह से इन लोगों की जो गलत नीयत है उस नीयत ओवर एक्टिवनेस पर आपसे, और जहां तक ओवर एक्टिंग है, राज्यपाल को अब जमाना बदल रहा है। जैसी जैसी सरकारें आ रही है इस तरह की, जैसे मुलायम सिंह की सरकार है, ये अखिलेश की सरकार है, ये तो ओवर एक्टिव, एज पर गवर्नर को ओवर एक्टिव ना हो तो पता नहीं कितनी गलतियां ये सरकार करे। इसके तमाम गलतियों को बचाने के लिए राज्यपाल को भी ओवर एक्टिव होना पड़ा। अशोक सिंह, कांग्रेस का जब शासन था इस देश पे तो राज्यपाल यहाँ बीएल जोशी हुआ करते थे, तब भी आजम खां
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उनके खिलाफ बहुत बयान दिए थे और आजम खां की बड़ी नाराजगी उनको झेलनी पड़ी थी। तो क्या आजम खां की ये फितरत है, राज्यपाल किसी पार्टी का भी हो? जो व्यक्ति भारत मां को डायन कह सकता हो, सवाल इस बात का है कि आजम खान लगातार इस तरह के बयान देखने वाला क्यों देते हैं? मैं ब्रजेश जी एक आपके माध्यम से एक बयान माननीय मंत्री जी से पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें तो उस्मानी साहब से पूछ लूं। अगर महामहिम राज्यपाल से आपके मंत्री जी को बड़े सारे आरोप हैं, चूंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, तो क्या आपके मुख्यमंत्री या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति से जाकर बदलने की शिकायत की? अगर नहीं की तो फिर ये नूरा कुश्ती क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, इस पर भी संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? और प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि नेताजी 56 इंच का नहीं, हमें हमारी मंत्री जी सुन लीजिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा। सच कड़वा लगता है मंत्री, सच कड़वा लगता है, ये आपकी परेशानी नहीं है। आप आजम खां के साहब के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आज क्या आजम खां के खिलाफ साहब आप कार्यवाही, आप क्या आजम खां के खिलाफ साहब कार्यवाही की मांग करेंगे? क्या 22 करोड़ जनता के सामने ये बताएंगे कि आजम साहब के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या भारत मां डायन है? क्या कारगिल पे किन लोगों ने क्या औरत बच्चे पैदा करने की मशीन, इस तरह के वक्तव्य में क्या निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मंत्री जी आप विश्वास दिलाइए। आरे उस्मानी, आजम खां की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती समाजवादी पार्टी? क्या वो पार्टी व्यवस्था और सरकार से ऊपर है कि वो कुछ भी मनमाना करते रहे और आप लोग उसको संरक्षण देंगे? आजम साहब जो है बहुत वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ हैं, तो वरिष्ठ जैसा रहे ना पार्टी के। और अभी कांग्रेस के अभी जो ये कांग्रेस के जनता को बता दी, कांग्रेस के अशोक भाई जो ये आरोप लगा रहे हैं, इनके कह देने से थोड़ी आरोप मान लेंगे। आप कह रहे हैं, जनता के ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी कांग्रेस की सरकार प्रदेश से देश में रही और लगातार मेरठ, मलेरिया, मुरादाबाद के दंगे होते रहे, पूरा देश भ्रष्टाचार में आकर में डूब गया। आपको सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया। दूसरे लोग जो सत्ता में आए हैं उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की, ये भ्रष्टाचार नहीं है? अगर आप जो चुनाव में जो वादा करते हो उसका पूरा नहीं करते, हमने जो चुनाव में घोषणा, मैं चुनाव की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अशोक सिंह प्लीज वेट, अशोक सिंह, आरे उस्मानी प्लीज वेट। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आजम खां की जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या वो व्यवस्था सरकार और पार्टी से ऊपर है? कुछ भी मनमाना करते हैं? आजम साहब जो है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर और बहुत ही वजनदार आदमी है, और उनको इतने ईमानदार आदमी है कि उनकी ये मंशा कतई नहीं है कि किसी को कोई ठेस पहुंचे। ये हमारे साथी अगर कोई आरोप लगाए नहीं मान सकते। नहीं भाई, थोड़ी पहले आप बताइए जौहर विश्वविद्यालय क्या उनके पैसा दे गए थे? आज प्रतिशत कमीशन उनके 2 लोग लेते हैं। ये पूरा सामने वन बाय वन बताइए उनके खिलाफ। आईपी सिंह 1 मिनट। आजम खान ने अगर ये बात कही सदन के भीतर कि कोई भी विधेयक अगर राजभवन में रुकता है तो उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए, और इस बात का समर्थन सीबी पांडे ने भी किया, तो अगर ये बात सदन के माध्यम से एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, अगर ये बात कहते हैं कि कोई भी विधेयक पास करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, तो क्यों आप लोगों के पेट में दर्द होता है और राजभवन रोकता क्यों है इसको? इस सिस्टम बना दीजिए, इस सिस्टम को सबको फॉलो करें। वो सिस्टम, जैसे सीबी पांडे जी एक बात बहुत अहम कही कि जैसे पांडे जी ने ये बात भी कही का इंपॉर्टेंट है, वैसे राज्यपाल भी बहुत अहम भाग है इस कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के। इसलिए सरकार जो कुछ भी करती है उसको नाप जोक कर चलना पड़ेगा, देश के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। वो एक्टिव हैं, हम स्वीकार करते हैं, सहज रूप से स्वीकार करते हैं। 56,000 जनता के पत्र आते हैं, उन पत्रों का एक एक जवाब इनके मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भेजते हैं। मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, कितनी जानकारी देते हैं आप लोगों को। 6,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे लोकदल के, लेटेस्ट डेटा दिया उन्होंने, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, चाहे आरएलडी के गवर्नर साहब ने लेटेस्ट डेटा दिया इन लोगों को। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो 74वां संशोधन है, जो मेयर को हटाना चाहते, मेयरों की अगर लोकप्रियता हमारी नहीं रहती तो 20 वर्षों से हमारे मेयर तमाम करीब 11 सीबी पांडे साहब 1 मिनट। ओके, ऑल राइट। हमने अच्छा काम सीबी पांडे साहब, लेकिन हमारे ओके सीमित कर ओके सीबी पांडे, दोनों ने किया, सपा सीबी पांडे साहब, दोनों ने ऑल राइट। सीबी पांडे साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी
राजभवन की आड़ से उत्तर प्रदेश में अपने उल्लू सीधा करना चाहती है? नहीं, लगता तो है, करना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे आईपीसी साहब बोल रहे हैं, देखिए इनको कितनी जानकारी लेटेस्ट दी जाती है, हमें नहीं पता। ये बात सही है, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने पत्रों का जवाब देते हैं। सब अखबारों में आ चुका है, अच्छा, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो चुकी है। मैंने कहा शुरू में कहा कुछ था डेटा कि दिया करिए हम लोगों को मेरे भी। जो आधार हैं कुछ ज्ञानवर्धन करिए। ओके, प्लीज वेट, ओके। सीपी पांडे साहब हमें कंटिन्यू। ये राज्यपाल को पार्टी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राज्यपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है उसके हिसाब से देखना चाहिए। और ये राज्यपाल अगर काउंसिलर ड्यूटी के हिसाब से कर रहे, मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलत नहीं है। राज्यपाल का एक सबसे बड़ा पावर, देखिए राज्यपाल स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड भी है, लेजिस्लेशन का भी हेड है वो, और इस तरह से राज्यपाल की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर और संविधान में वो शपथ वही लेता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व करेंगे। ये बाकी लोग संविधान को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करने की कोई शपथ नहीं लेता, सिर्फ ये राज्यपाल ही शपथ लेता है। तो अगर संविधान के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो राज्यपाल अगर प्रोएक्टिव हो रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये सरकार है, अगर ठीक से काम करें तो क्यों राज्यपाल को प्रोएक्टिव हो रहा। अब आप बताइए, किसी भी चेयरमैन, वो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के खिलाफ आपने कोई एक्शन तो लिया नहीं 5 साल में, किसी को हटाया हो इन्होंने कानून से, उसको तो नहीं हटाना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ और करना पड़ेगा, और एक को हटाएंगे तो दूसरे मेयर को हटाना पड़ेगा। ये सब तो एक्सरसाइज कर नहीं रहे, वो चाह रहे हैं कि बस राज्यपाल से हम ये ऐसा करवा लें, उनका टर्म ही खत्म करवा दें और वो मामला खत्म कर दें। क्या राज्यपाल को चुनी हुई सरकारें दबाव में रखना चाहती हैं ताकि उनके इशारे पर सिर्फ काम करें? बस और यही जब काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल ज्यादा ठीक है कि ये जो सरकारें जो है, जो ऐसी सरकार है जो ज्यादा कानून का उल्लंघन करती हैं, मनमानी करती हैं, जो अपने मनमाने ढंग से सरकार को चलाना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको राज्यपाल कहाँ सुहाएंगे? उनको तो राज्यपाल उनको तो एक तरह से दुश्मन ही लगेंगे। तो राज्यपाल अगर कोई बड़ा जो भी नियम से काम करेगा, आप जानते हैं अशोक नियम से काम करेंगे तो राजनीतिक वक्त बदल गया है कि राज्यपाल अब दुश्मन की तरह ट्रीट किए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा? नहीं सर, देखिए संविधान में जो दर्जा दिया गया, संविधान से सारे लोग बंधे हैं, देश संविधान से आपस में कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहता है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, जो कम्युनिकेशन गैप, वर्सेज बन जाता है तुरंत। अगर माननीय मुख्यमंत्री, जबकि सहयोगी बन के काम करना चाहिए एक साथ। माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी होती है, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री चौके मिलते रहते हैं राज्यपाल से, मगर आजम साहब को अगर ये कह देना कि भाई अमर सिंह अगर शादी में जाते हैं तो कहते कूड़ा और करकट आ जाता है, तो जो भाषा बोली जा रही है, तो मुलायम सिंह जी की मजबूरी है आजम खां या मुख्यमंत्री की मजबूरी है आजम खां? आखिर लगातार विवादों में रहने के बावजूद भी अगर ईमानदारी होती, हम मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर शक नहीं करते, मगर अगर ईमानदारी होती तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता जानना चाहती है कि लगातार आजम खां साहब जिस तरीके के विवादित बयान देते हैं, उस्मानी साहब तो बोल ही नहीं पाएंगे, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। आजम खां के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों लोग कि तू मेरी न कहे मैं तेरी न कहे, गुल खाएं और गुलगुले से परहेज। ओके, आरिफ उस्मानी, ये 36 का आंकड़ा कब तक चलेगा राजभवन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री के बीच? और आपकी पार्टी और आपके चीफ मिनिस्टर इस पर इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्यों ना माना जाए कि आप लोग जानबूझकर सह दे रहे हैं, सरपरस्ती में ये हमला हो रहा है राजभवन पे? क्यों नहीं माने? इसके सॉलिड रीजंस हैं। सरकार चल रही है, बिल्कुल ईमानदारी से सरकार चल रही है, पूरा प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है। एक दल विशेष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, एक दल विशेष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको अब ये इनके पेट में दर्द हो रही है कि ये 2017 में सरकार दोबारा घूम के आ रही है अखिलेश जी के नेतृत्व में। नेताजी जो किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए जो काम किया, जो लैपटॉप बांटे, कन्या विद्या धन दिया, गरीबों का कर्जा माफ किया, तो आज ये लोग जो है दूसरे के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से दूसरे के 100% बांटने का काम किया। आपने कहा हम 15 लाख रुपए देंगे खातों में, आज तक नहीं 15,000 रुपए नहीं मिले किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ बोले, जनता से झूठ बोल के आए हैं लगातार प्रदेशों में। थैंक यू लोग सरकार से बाहर करने का थैंक यू आईपी सिंह, सीबी पांडे, अशोक सिंह और आरिफ उस्मानी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को थोड़ा सा और विस्तार रूप दिया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों को मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी अंदर अंदर होता रहे ताकि राज्यपाल पर एक राजनीतिक और मोरल प्रेशर बना रहे, और जिस प्रकार से मनमाने तरीके से अपने संशोधित विधेयक हैं उनको समाजवादी पार्टी की सरकार पारित कराती रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल राम नाईक भी कम मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है और ऐसे दांव पेचों के वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। रात 11:30 पर यह पूरी बहस आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।